पहले बजाते थे कि सरकार आ गई तो भगा देंगे, काट देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे, राइट टू वोट खत्म। कितनी चर्चाएं बीजेपी वाले सर इस बार तो मंगलसूत्र और मुजरा और क्या क्या हुआ इस बार तो। देखिए, मंगलसूत्र का हिसाब ये है कि जब उनका एक ऐसा आदमी जो पूरी पार्टी को राय देता है, नीतियां बनाता है, अगर वो ये साफ कह रहा है कि हम समानता के लिए ये करेंगे कि जिन लोगों के घर में सोना है उसकी जांच करेंगे, उसको लेंगे और गरीबों में बांट देंगे, तो सारा आपका रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो ये इसी तरह की चर्चाएं, तो मैं आप भी समझ रहे हैं ये चीज़, आप भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं कि राजनीति में जो गिरावट आई है, झूठ बोल। वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जो रामपुर इकाई से ताल्लुक़ रखते हैं, शिरीष गुप्ता के बारे में आप सब जानते हैं। मैंने पहले भी उनके कई इंटरव्यू चलाए हैं। आज फिर वो मेरे साथ हैं क्योंकि आज मोदी जी भी शपथ ले रहे हैं और चुनाव सब निबट गया है। इसके बारे में उनसे ज़रा खास तौर से कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस द न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। शिरीष भैया, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि रामपुर आप कैसे हारे? देखिए, ये आजकल की राजनीति का एक दुर्भाग्य है, बैड लक है कि अब चुनाव मैं ये देख रहा हूँ कि विकास पे या काम पे नहीं हो रहे हैं। अब चुनाव जाति और संप्रदाय के आधार पे हो रहे हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में ये इसकी लहर कुछ ज़्यादा है। तो अब जो है वो क्राइटेरिया काम और विकास नहीं है, अब जाति और धर्म के आधार पे वोटिंग का हो गया है। रामपुर में जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा वोट शेयर है वो इस तरह का है कुछ रामपुर में कि उसमें 52% लगभग अल्पसंख्यक वर्ग और 48% लगभग हिंदू उसमें रहते हैं। तो उस आधार पे रामपुर में जनरली ज़्यादातर ऐसा होता ही रहा है कि अगर तीन पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती हैं तब तो भाजपा का कैंडिडेट जीत पाता है, लेकिन डायरेक्ट फाइट में नहीं कैंडिडेट भाजपा का अक्सर ऐसा देखा गया है कि हार गया है। बसपा आपकी से चुनाव नहीं लड़ पाई, लड़ी तो उनको वोट काफ़ी कम आया है और यही कुछ कारण है जिस वजह से भाजपा का कैंडिडेट इस बार नहीं जीत सकता। लेकिन आपके भाजपा के कैंडिडेट ने तो कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं कि पार्टी के कुछ लोगों ने ही सियासत करके उनको हरा दिया। देखिए, जब कोई चुनाव होता है और कोई कैंडिडेट हार जाता है तो उसके मन में कुछ शंकाएं, कुछ शिकायतें कार्यकर्ताओं से होती हैं, तो वो आला कमान के सामने रखता है। अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात रखी है उनके मन में है तो आला कमान के सामने रख भी दी होगी। और आगे वैसे हमारी समीक्षा बैठक होनी भी है प्रदेश में, जिसमें सभी ऐसे एमपी जो चुनाव हारे हैं वो अपने अपने कारण वहाँ लिख के देंगे, उनका प्रेजेंटेशन देंगे। अगर ये बात साबित हो जाती है कि किसी भाजपा के पदाधिकारी ने जो है वो निष्ठा के साथ चुनाव नहीं लड़ाया है तो उसके खिलाफ हमारा आला कमान कार्रवाई करेगा। लेकिन ये शिकायतें खाली रामपुर में ही नहीं है, ये शिकायतें और प्रदेश में हिस्सों में भी आई हैं कि कुछ हमारे नेताओं ने आपसी मनमुटाव के कह लीजिए या ये कह लीजिए। रामपुर में एक ऐसा शख्स जिसे कोई जानता नहीं, कुछ नहीं, आपने एक बार कहा था कि पैराशूट से आए यहाँ पर, वो इतने वोटों से जीत जाता है, 88,000 वोटों से जीत जाता है। जनरली रामपुर की सीट में 50,000 से 1 लाख का हार जीत का फासला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आप पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, तो 50,000, 80,000, 1 लाख ऐसी हार जीत होती है। वो जो वोट शेयर का फ़र्क है वही होता है। वोट शेयर का जो दूसरा ये है कि देखिए, ये बात बहुत साफ है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इस चुनाव में इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया, एक तरफा वोट किया है। दूसरे, उन्होंने ज़्यादा तादाद में वोट किया है, ज़्यादा जज्बे के साथ वोट किया है। कारण क्या था? कारण ये है कि कुछ मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि अल्पसंख्यक समाज में विपक्षी दलों ने कुछ इस तरह की चर्चाएं फैला दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाएगी तो आपके हकों की बहुत हक तलफी होगी, बहुत नुकसान होंगे, आपके खिलाफ कानून आएंगे, आपके हकों को मार दिया जाएगा, आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। तो इस तरह की चर्चाओं में मैंने ये देखा है कि हमारा कुछ विपक्ष इसमें उत्तर प्रदेश में खासतौर से कामयाब रहा है। उन्होंने क्या किया है, कुछ बस्तियों में गए हैं, खासतौर से दलितों के बीच में कहा कि संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा। मुस्लिम क्षेत्रों में गए हैं तो उन्होंने कहा NRC ला देंगे,
और कॉमन सिविल कोड आ जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो अपनी चर्चाएं जो उन्होंने जगह जगह फैलाई। तीसरे एक जो अब बात निकल के आई बाद में कि काफ़ी शहरों में कांग्रेस वालों ने वो एक कार्ड बांटा कि जैसे हम ये चुनाव के बाद जैसे 4 को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख से तुम्हारे अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपये महीना आ जाएगा। अब वो पता चला और तो ने लाइन लगा दी वहाँ पर कार्यालयों में, तमाम जा रही हैं, जहाँ जाइए कार्ड बांटे गए हैं। लेकिन तो सर वो सरकार आने के बाद था ना, सरकार तो नहीं आई। वो नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा सरकार आने के बाद, उन्होंने कहा कि अभी हम चुनाव जीत जाएंगे 5 तारीख से पैसे आएंगे। वहाँ ये नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी या राहुल गांधी बनेंगे, ये नहीं खोला। उन्होंने चालाकी ये की कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे और जीतने के बाद 1 लाख रुपये साल आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उन्होंने वहाँ ये नहीं खोला अगर हम आए तो, अगर हम हार गए तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं। वो तो राजनीतिक बात है, उन्होंने चालाकी खेली। लेकिन भोली वाली जनता उत्तर प्रदेश की, खास तौर से ये उन इलाकों में ज़्यादा हुआ है जहाँ लोग पढ़े लिखे कम थे, गरीब बस्तियाँ थी, दलित बस्तियाँ थी, और ख़ास तौर से औरतों के बीच दिन में जाके पर्चे बांट के। तो वो अब से जो इस तरह का माहौल बेईमानी का, जो एक कुछ इस तरह के चालाकी भरे स्टेप विपक्ष ने खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी ने इस्तेमाल किए, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें 30 के करीब कम आई। जो हमारा अंदाज़ा था उस हिसाब से 30-32 सीटें हमारी कम आई। उसी का रिज़ल्ट है जो हमारी टोटल सीटों की टैली में भी फल आया है। बाकी पूरे देश में हमारे सीटों में सिर्फ एक यहाँ पर बंगाल में भी वही हिसाब है कि बंगाल भी ज़्यादातर, उसमें भी परसेंटेज मुस्लिम वोटों की काफ़ी ज़्यादा है। तो बंगाल तो हम लोगों की सीटें हम एस्टिमेट कर रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। तो बंगाल और यहीं पे थोड़ी श्रीज भैया, हमने ये देखा है आप हर सवाल का बड़ा अच्छा सही जवाब देते हैं। हमने देखा कि आप भाजपा के होने के बाद में भी आप ईमानदारी से बात। जी। आपने जो कहा कि जो अल्पसंख्यक वोट जो कम मिला इस बार, तो वो ऐसे हुआ, लेकिन उसमें आप ये नहीं मानते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की स्पीचेज भी शामिल रही? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम झूठ की राजनीति नहीं करेंगे। हम झूठ की राजनीति नहीं करेंगे, चुनाव हारेंगे, जीतेंगे। आप मुझे बताइए 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का ऐसा कौन सा काम खराब कर दिया जो पहले बजाते थे कि सरकार आ गई तो भगा देंगे, काट देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे, राइट टू वोट खत्म। कितनी चर्चाएं बीजेपी वाले में। इस बार तो मंगलसूत्र और मुजरा और क्या क्या हुआ इस बार तो। देखिए, मंगलसूत्र का हिसाब ये है कि जब उनका एक ऐसा आदमी जो पूरी पार्टी को राय देता है, नीतियाँ बनाता है, अगर वो ये साफ कह रहा है कि हम समानता के लिए ये करेंगे कि जिन लोगों के घर में सोना है उसकी जांच करेंगे, उसको लेंगे और गरीबों में बांट देंगे। तो अब गांव में जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास तो सोने के नाम पे एक मंगलसूत्र ही है, तो उसको सिंबल की तरह उन्होंने प्रयोग किया है प्रधानमंत्री जी ने कि भाई ये इनके दिमाग की पॉलिसी है कि जिनके घर में सोना है उसको गिनेंगे और उसकी हिसाब किताब देख के उनको एक लिमिट तय करेंगे, 5 तोले तुम्हारा, बाकी सब गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो वो राजनीति में जो जैसा उन्होंने एक चीज़ रखी नहीं, जो उनके नेता ने एक जो उनका नीति निर्धारक है, उनकी पॉलिसी बनाने वाली कमेटी का मेंबर, अगर वो ये कह रहा है, जो गाइड करता है प्रधानमंत्री को कि हमारे दिमाग में ये पॉलिसी है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। जैसा सवाल वैसी जवाब। तो वो साथ में ये भी तो था कि वो सारा आपका रिजर्वेशन शीट मुसलमानों को दे दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो ये इसी तरह की चर्चाएं, तो मैं, आप भी समझ रहे हैं ये चीज़, आप भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं, कि राजनीति में जो गिरावट आई है झूठ बोल के, देर सवेर जब इतने सारे रिफॉर्म आए ना चुनाव में, तो ये जो फर्जी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, अब जैसे कांग्रेस ने अनाउंस किया कि 1 लाख रुपए सबको एक घर में एक औरत को दिया, क्या आप बताओ पॉसिबल है? क्या इस देश की इकोनॉमी में पॉसिबल है? लेकिन एक बात और है, जिनको ये पता है कि हमें सत्ता में आना ही नहीं है, उनको घोषणाएं करने में क्या जा रहा है। लेकिन बीजेपी को तो पता है हम सत्ता में आना है और आई भी, तो वो ऐसी घोषणाएं कैसे कर दे। अगर प्रधानमंत्री मोदी तो 1 लाख की बात छोड़ो, अगर ये कह दें कि 10,000 रुपये महिला के अकाउंट में जाएंगे, तो अगले दिन से पूरे देश में आप जो है ये सत्ता में जब आई है, इस सत्ता को आप कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, ये सत्ता बहुत मजबूती से चलेगी। लोगों को गलत फहमी है कि ये हमारी कैसे पहुँचेगा। देखिए, जो MP चुन के आया है मेहनत करके 10 साल 15 साल जनता के बीच घूमते, इस बार कुछ चांस लेते हैं, वो निर्दलीय जीत के आ गया, छोटी पार्टी जीत के आ गई। वो चाहते हैं कि हम सत्ताधारी दल में शामिल हों, उससे जो फंड हमें मिलेगा उससे हम अपने क्षेत्र का विकास करें और हमारा राजनीतिक कद हमारे शहर में मजबूत हो जाए। अब ये रामपुर का दुर्भाग्य है
आप मुझे बताओ कि चुन तो दिया आपने, बिल्कुल, आपने मौलाना मेरे साहब सवाल का को। जवाब दे रहे हैं आप, जो मैं करने लेकिन वाला ज़रा मुझे ये बताओ कि वो क्या कर पाएंगे, हूं। कितना विकास होगा रामपुर? क्या विकास कर पाएंगे? 5 साल पीछे चला गया रामपुर। देखिए, इसमें कोई मैं कहूँ ना कहूँ, सच्चाई यही है, जहाँ से हमारे सांसद जीते हैं, मंत्री जीते हैं, पहले फंड, पहले विकास उन जिलों का होगा। जहाँ हमारी सीटें हार गई वहाँ का बाद में नंबर आएगा। और एक बात और है, ये रामपुर का दुर्भाग्य रहा है, यहाँ अक्सर ऐसा हुआ है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का सांसद नहीं होता, कभी कभी रेयरली होता है। ये कम पोलिंग जो हुई है, इसका क्या निवारण है, क्या क्या हाल है इसका, कैसे इसको करेंगे, क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ तो अब से चुनाव ना बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़े हैं। आज तक भी कभी चुनाव ये जून में नहीं, मई के लास्ट में नहीं हुए, ये चुनाव मार्च अप्रैल तक निबट जाते थे चुनाव। जी जी। दूसरे, मेरा एक प्रपोजल या एक मैं भेजूंगा लिख के ज़रूर चुनाव आयोग को और अपनी पार्टी को कि आजकल बच्चे बाहर जॉब में बहुत चले जा रहे हैं। यस यस। कारोबारी सिलसिले में दुनिया एक छोटा सा शहर है। तो जब अनाज राशन कार्ड पे, आपका रामपुर में राशन कार्ड है और आप अनाज बड़ौदा में और बम्बई में ले सकते हैं, तो सिस्टम तो है ही। बिल्कुल। ये सिस्टम हो जाए कि वोट आपका कहीं भी हो, आपको वहाँ से ऑनलाइन वोटिंग का राइट मिल जाए। ऑनलाइन वोटिंग सेम डे सेम टाइम आपका वहाँ से जाए और आपको ऑनलाइन मिल जाए। तो वोट जो है वो ऑनलाइन पड़ने लगेगा, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अब लड़की अपनी मेरे जानकारी में ऐसे घर हैं कि वोट तो 18 थे उस घर में, जी जी। लेकिन 18 वोटों में आदमी 4 ही रह रहे हैं, 14 लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं। तो वोट की परसेंटेज कहाँ से बढ़ेगी? वो तो है ही नहीं रामपुर में। ये मैंने देखा है कि जो लोग रामपुर में हैं उसमें कुछ लोगों को छोड़ दो, गरीब, परेशान या गैर जिम्मेदार लोगों को, लेकिन वोट डालने गए हैं। लेकिन जब वोटर रामपुर में है ही नहीं तो वो क्या करे? ये आपका अच्छा सुझाव है। तो अच्छा कोई ऐसा प्रस्ताव है। सिस्टम हो कि जो लोग बाहर जॉब में हैं और जो पहले से, जैसे अब किसी बुजुर्गों का वोट लिया जी, जो जी। 40 साल से ऊपर जी के, जी। तो भाई आप ऑप्शन ले लें कि अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ये हम इस तरह से ऑनलाइन वोटिंग का राइट मिल जाए। झूठे वादों पे क्या कहना है आपका? अरे साहब, झूठे वायदों का तो जैसे केजरीवाल ने लूटा ना दिल्ली वालों को, जी। मैंने आपको गिनाया कि कितने झूठ, इसी तरह से जैसे ये बोला गया कि 1 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए, तो उनको अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें ये देना चाहिए कि ये मान लो 10 लाख करोड़ रुपए हम औरतों को बांटेंगे, 10 लाख करोड़ रुपए हम लाएंगे कहाँ से? वो दें कि उसका सोर्स ये होगा, यहाँ से बचाएंगे या ये टैक्स लगाएंगे, तो जिस जनता पर टैक्स लगेगा वो हिसाब लगाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा। ये जो झूठ बोल के वोट लेने का होना है। चाहिए, क्लियर। या जैसे कोई आदमी अगर ये बयान दे कि संविधान बदल देंगे, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि फला नेता ने कहा है और ये पॉलिसी मेकर है, इसके कहने संविधान बदल जाए। मैं ये कह दूं कि साहब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो मुसलमानों को भगा देंगे, पाकिस्तान काट देंगे, मार देंगे, उसका कुछ सबूत हो मेरे पास कि साहब हमारे मोदी जी ने ये कहा था कि साहब हम तो इनको बाहर भेज देंगे। ये चीज़ मतलब जो भी कहें आप, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। बिल्कुल हवाई के संविधान खत्म, 1 लाख बांट देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मंच से टीवी में अनाउंस कर रहा है कि अब तो भाई बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी चाहे तो संविधान में आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन भाई जो घर घर जाके औरतों को करिए, जो हर कोई टीवी नहीं देख रहे, अपडेट नहीं रहती, वोट कर जाएंगे। तो ये जो वोट लूटने वाला हिसाब है ना, अब जिन लोगों ने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जाएंगे समझ के वोट दे दिया है, उन्हें ये देखिए, मुसलमान मध्य प्रदेश में भी रहता है, मुसलमान गुजरात में भी रहता है, मुसलमान महाराष्ट्र में भी रहता है, मुसलमान सब जगह, दिल्ली में भी रहता है। लेकिन रामपुर का मुस्लिम समुदाय कुछ ज़्यादा भावनाओं में बह के वोट करता है। वो ये हिसाब लगाता ही नहीं कि इस वोट के बाद हमारा हासिल क्या होगा, वो हिसाब नहीं लगाता। ऐसे ही कुछ शहर हमारे पूरब में भी हैं जहाँ लोग हिसाब ही नहीं लगाते कि भाई देखिए, सांसद की चिट्ठी जाए, उसको काम हो, बीमार है तो उसका इलाज हो, कोई इंडस्ट्री लगे, कोई फैक्ट्री लगे, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बने, कोई हॉस्पिटल बने, कोई मेडिकल कॉलेज बने, ये सब चीज़ें, पुल बने। ये कब बनेंगे? जब अपना एमपी ताकतवर हो जाए। अब ये किस ताकत से हमारा पार्टी का एमपी जाके कहेगा कि साहब मैं हार तो गया हूँ 80,000 से, लेकिन मेरे में मेडिकल कॉलेज दे दो, मुझे खेल के मैदान दे दो? वो कह पाएंगे? नहीं। बात में दम जब होता है जब आदमी जीत गया। ये रामपुर के लोगों ने या जो भी प्रदेश में हुआ है, भैया सर 30 सीटें जैसे आपका नुकसान हुआ यूपी के अंदर, जी जी, अब
क्या योगी जी में और केंद्र सरकार में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे? नहीं होगा, क्योंकि देखो मोदी जी हमारी सेंट्रल कमेटी राजनीति करती है, वो इस बात पे भी जाती है कि ये सीट क्यों हारे। हमने 2 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया है, रवनीत सिंह बिट्टू हार गए पंजाब में चुनाव, उनको मंत्री बना रहे हैं। एक हमारा मंत्री अभी वहाँ बन रहा है महाराष्ट्र में, वो दलित नेता है, नाम उनका भूल रहा हूँ मैं, उनका कोई एमपी नहीं है, मंत्री बन रहे हैं 8 वाले साहब। ये चीज़ नहीं है। एक हमारे वो है मंत्री बन रहे हैं तमिलनाडु से, अन्नामलाई मंत्री बन रहे हैं, चुनाव हार गए। कुछ और लोग आगे भी मंत्री बन सकते हैं, इस तरह के मंत्री आगे भी बन सकते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि मुहिबुल्लाह साहब के जीतने से रामपुर का विकास काफी रुक जाएगा। और एक बात और है, इन्होंने उस आदमी को हराया जिसके खिलाफ कोई सांप्रदायिकता का चार्ज नहीं था, सबके लिए उसने बराबर से काम किया। और रामपुर के लोगों का तो एक दुर्भाग्य और बहुत बड़ा आया है, जो पूरे देश में इसकी चर्चा होगी कि किसी गांव में मुस्लिम बाहुल गांव में 100% 532 घर दिए जो रिकॉर्ड पर मौजूद है सरकारी, और उसमें से 5 वोट नहीं मिले हैं। तो इससे क्या संदेश जा रहा है कि विकास का लोगों को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। धार्मिक नारे लगाते रहो और अपना चुनाव लड़ते रहो, विकास में काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस चुनाव ऐसे जीत लिया जाएगा, किसी काम की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ हो सकता है पार्टी विचार करे इस बात पर कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा तो दिया, लेकिन विश्वास तो मिल नहीं रहा। तो 10 साल हो गए, अब तो 10 साल हो गए, तो पार्टी क्या पता क्या पॉलिसी बनाए कि भाई जब किसी को देने का फ़ायदा ही नहीं है तो देने का फ़ायदा क्या। हालांकि सत्ता में जब एक बार जीत गए तो सबके एमपी हो गए, सबके प्रधानमंत्री हो गए, सबके साथ करना चाहिए, किया भी है। लेकिन मन तो देखो आपको मानना ही पड़ेगा, खराब होता ही। लेकिन आप तो ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो मोदी जी ने जिनसे अलाइंसेस की हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू के साथ में पूर्व में उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, ईडी ने उनको जेल भी भेजा। लेकिन आपको बताऊं, ये चंद्रबाबू नायडू अटल जी के साथ भी रहे हैं। और एक बार बता दूं, चंद्रबाबू नायडू पढ़ा लिखा आदमी है और एक बार उसको बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एशिया का अवार्ड मिल चुका है, न केवल इंडिया, बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एशिया का अवार्ड मिल चुका है। सर अटल जी की सरकार भी तो इन्हीं के स्पीकर होने की वजह से गिरी थी। नहीं, ये स्पीकर नहीं थे इनका नहीं था, इनकी पार्टी का स्पीकर था। वो उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में वोट नहीं किया, उन्होंने वोट गिराया नहीं था। वो बाद में उन्होंने अफसोस किया कि अरे मुझे मेरा वोट बनता था, मैंने यूँ नहीं किया कि जीत ही जाएंगे। कुछ ऐसे लोगों ने उस वक्त दगा की जिन्होंने वायदा कर लिया रात को वोट देंगे। अब आपको ये उम्मीद है पूरी कि चंद्रबाबू नायडू पूरा 5 साल नहीं, ये आगे तक को चलेंगे, नहीं जाएंगे छोड़ के। आपने एक बात देखी, पूरे हिंदुस्तान ने नोट करी है कि शायद 1 साल छोटे होंगे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी से, कोई 10-15 साल छोटे नहीं है। और इतना लंबा राजनीतिक कैरियर है कि वो कायदे में देखा जाए तो वो मोदी जी से भी पुराने नेता हैं, मोदी जी से भी पुराने सीनियर, यानी वो मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजनीति में जब थे जब मोदी जी संगठन में काम करते थे, लेकिन पैर छू रहे थे, रोक दिया मोदी। ये क्या पता दिखाता है, कोई दबाव में नहीं छुए उन्होंने, इस टाइम तो उनकी सीटें थी। और ये उन्होंने सम्मान दिखाया कि मोदी जी ने जितनी 10 साल कहा कि 10 साल देश की सेवा को मुझे देखते हुए हो गया, और मैं अभिभूत हूँ आपकी सेवाओं से, और मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊँगा आपके साथ। नीतीश कुमार की एक्टिविटीज़ पे कुछ लोग उनके दिमाग को भी दखल देते हैं कि उनका दिमाग अब उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे कि करना चाहिए। अरे अगर दिमाग काम नहीं करता तो 33 सीटें लाते। जिनका दिमाग काम कर रहा है उनकी 4 आई हैं। जिनके दिमाग बहुत काम कर रहा है, जो बहुत घूमे, जिनकी कमर में दर्द हो गया, उनकी 4 सीटें आई हैं। और एक बात और है, राजनीति में आप भी समझते हैं, वो कमज़ोर हो गए राष्ट्रीय जनता दल वाले। बहुत कमज़ोर का साथ कोई नहीं है राजनीति में भाई। अब तो बिहार में तो बिल्कुल क्लियर साफ हो गया है, अब तो 12+12 तो 4 सीटें आई हैं उनकी पूरे, वो भी उनके घर की आई हैं। कितना उछल रहे थे उस टाइम में वो। ये अरे केजरीवाल साहब ने भी तो कहा था कि पहले जेल जाने से पहले तो मैं सोच रहा था मेरी 2 सीटें आएंगी, 3 सीटें आएंगी, लेकिन जब मुझे जेल भेज दिया तो पक्का हो गया कि मेरी 7 सीटें आएंगी। राजनीति में कहने में क्या जाता। अब भविष्य क्या हुआ? भविष्य क्या, उन्होंने कह दिया कि अब हम दिल्ली भी अकेले लड़ेंगे विधानसभा। पैक्ट टूटने शुरू हो गए। और मैं कह रहा हूँ, ममता ने पहले भी कहा था कि हम आपके साथ नहीं हैं, अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये सीटें उनकी जोड़ के बता रहे हैं। ममता ने कहा कब कि मैं तुम्हारी अलायंस में शामिल हूँ, इंडिया अलायंस में शामिल हुई, तो उसने कहा ही नहीं आज तक।
लेकिन सर ममता का कल का एक बयान और भी है, उन्होंने कहा कि ये सरकार आप तो हार ही गए, अब क्या रह गया? आप तो उनका कहना ये है कि सरकार बनने दीजिए और देखिए कितने दिन चलती है। ये तो राजनीति में कहा ही जाता है। ये भी तो कह रहे थे राहुल गांधी जोर जोर से खड़े होके कि 4 तारीख की शाम को नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। कहा था, और किस नेता ने नहीं कहा था कि मुझसे गारंटी ले लो कि हमारी 293 सीटें आएंगी? हम भी 400 कह रहे थे, हम भी 400। राजनीति में कहा ही जाता है, अपने अपने दावे बढ़ के किए जाते हैं, इसमें कोई शिकायत एतराज की बात नहीं। लेकिन बिल्कुल झूठे दावे के संविधान बदल देंगे और 1 लाख रुपए देंगे, ये इतने झूठे वादे जो है ना, वो जनता भी समझती कि यार ये तो वो बात कर रहे हैं कि आसमान से तारे तोड़ के देंगे। मेरे ख्याल से जो संविधान बदलने वाली बात थी इसने ज़्यादा इफेक्ट किया है इस बार। इफेक्ट किया है, वो उसमें कामयाब रहे अपने षड्यंत्र में। और हालांकि मोदी जी ने हमारे कई बार मंच से कहा कि अब तो बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते, लेकिन वो चीज़ घर घर वो पहुंचा चुके थे और वो इलेक्शन में उसका नुकसान हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ 400 पार के नारे ने नुकसान दिया आपको, क्योंकि 400 पार का नारा उन्होंने बैठा दिया लोगों के जहन में कि ये आ गए। 400 पार का नारा जस्टिफाइड था, हवाई नहीं था। 363 सीटें तो थी हमारी, हम एनडीए 400 पार कह रहे थे ना, 10% सीट तो बड़ी दिखा रहे हैं हम। 360 में हम ये कह रहे हैं 400 आएंगे, 40 सीटें। 10% सीटें बढ़ाने की आशा तो भाई कोई सरकार जनता के हित में 10 साल काम कर रही है और सब पॉजिटिव काम उसने दिखाए हैं जनता को, तो 10% सीटें बढ़ाने की तो आशा रखती है, हर पार्टी रखती है। हमने कोई ये नहीं कहा कि हमारी 500 हो जाएंगी या हमारी 200 थी तो 400 हो जाएंगी या हमारी 50 तो 200 हो जाएंगी, ये नहीं कहा। हमने कहा 363 की 500 400 हो जाएंगी। 400 सीटों का हमारा जस्टिफाइड दावा था। लेकिन अब 5 साल बाद इलेक्शन आएगा, 5 साल में ये किस करवट ऊँच बैठेगा, कोई यहाँ गिरा कोई कुछ तोड़फोड़ होने की आशंका है? नहीं, जरूरत क्या है? अब पार्टी एक बात और मुझे लगता है सोचेगी। 30 नाम भेजे थे, यहाँ से 35 नाम भेजे थे, उनको केवल 5 लोगों को टिकट दिया गया, बाकी सब अमित शाह जी के आदमी को टिकट मिला। ये सब खबरें मीडिया की फैलाई थी। जी ने 30 नाम भेजे थे, ये हमारा क्राइटेरिया, मुख्यमंत्री नाम नहीं भेजते हैं भाई। अच्छा। संगठन से नाम जाते हैं। प्रदेश में हमारे 4 लोग बैठते हैं, हमारा इसका चेयरमैन बैठता है जो प्रभारी होता है पूरे देश का, हमारे संगठन महामंत्री बैठते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं और मुख्यमंत्री बैठते हैं। 4 लोग बैठते हैं, उसमें वो एक लिस्ट बना के भेजते हैं जिसकी भी गारंटी पहले लिखा होता है कि जरूरी नहीं इन लोगों को टिकट मिलेगा। नाम प्रपोज करते हैं, बस टिकट सब दिल्ली में बैठ के तय होते हैं। अगर यहाँ स्टेट में टिकट मुख्यमंत्री के कहने से होने लगेंगे तो फिर तो भाई आपको पता है राजनीति में मुख्यमंत्री ही सारे अपने लोगों को टिकट करा लेंगे। संगठन ये देखता है कि जातिगत आंकड़ा भी देखता है, लोकप्रियता देखता है, निष्ठा देखता है, क्लीननेस देखता है। मुख्यमंत्री भी तो सब तरह के हैं, सब पार्टियों में हैं। वो पता चला अपने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिलवा देगा जिनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो उनके चरण वंदना करते रहे होंगे। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है पार्टी का स्क्रीनिंग का टिकट का। और एक बात और है, टिकट काफ़ी बदले जो हैं हमारी पार्टी। आप ये क्यों कह रहे हैं टिकट तो हर स्टेट में बदले हैं, टिकट हर स्टेट में बदले हैं। आप सिर्फ यूपी को ये क्यों कह रहे हैं कि ये सीटें कम आई है तो यूपी है? और प्रदेशों में देखिए हमारा प्रदर्शन एक यूपी को छोड़ के सब जगह बेहतर हुआ है। यूपी और बंगाल को छोड़ के और राजस्थान में 4 सीटें कम आई हैं, सब जगह बेहतर हुआ है हमारा। वोट परसेंटेज पूरी सब स्टेटों में मिला लो पहले से ज़्यादा है। 1% से 80 सीटें हारे हैं, 1% वोट से हम 80 सीटें हारे हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। वो भाई फैला दी तो अब वो तो फैला दी राजनीति में जो कुटिल चालें चली जाती हैं उन्होंने चल दी। अब वो उसमें कुछ जनता आ गई है, नुकसान हो गया है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। एक बात और है, अब जब 5 साल तक संविधान नहीं बदला जाएगा तो जनता समझ जाएगी संविधान तो बदला नहीं वाला। और एक बात और है, पार्टी भी समझाएगी ये जो 1-1 लाख और 5-5 लाख के वायदे और ये सब जो लोग फर्जी करते हैं जिनका कुछ सिर पैर नहीं होता, उस पर भी लोग देखिए कायदे में वोट तो लूट ही गया। आपके घर में पर्चा भरवा लाया कि आपके 5 तारीख को 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में 8,500 रुपये महीना आने शुरू हो जाएंगे कटक। और आप उसमें वोट दे आए और सरकार आपकी आई नहीं तो आप तो वोट तो आपका लूट ही गया ना। तो ये जो खुला लूट है वोटों की, झूठ बोल के, वो भी किसी भी पार्टी कर रही हो, चाहे मैं ये नहीं कर रहा कोई भी पार्टी कर रही हो, वो चीज़ देर सवेर बंद करना होगी। आपको जो वायदे चुनाव में करें हैं उसमें ये देना पड़ेगा कि ये आप पूरा कैसे करें, इसके लिए फंड्स कहाँ से लाएं।
लेकिन उन्होंने तो लूट का आरोप तो आपके उनका अमित शाह जी के ऊपर लगा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दिन बयान ऐसा दे दिया 4 तारीख से पहले कि वो इसको लेकर के शेयर बाजार उनका थाम हो गया। 31 लाख करोड़ का नुकसान भाई हुआ कुछ उसमें। नुकसान नहीं हुआ, 31 लाख करोड़ का तो टोटल बिजनेस था, नुकसान हुआ नहीं और अगले दिन कवर हो गया। वो जिस दिन काउंटिंग चल रही थी उस दिन डाउन हुआ। वो काउंटिंग से अगले दिन मान लो अगर 30 लाख करोड़ का था, जितना भी वो कह रहे हैं 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ कवर हो गया और उसके अगले दिन कवर हो गया। आज की डेट में शेयर बाजार फिर वही है और शेयर बाजार वाले जो भी लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आज गिर गया आज बेच दिए, 8 दिन का 10 दिन का वेट करते हैं। सरकार की स्टेबिलिटी आ गई, अभी हम और आप दोनों बैठे हैं, 8 दिन रुक जाइए। जो शेयर बाजार 30 तारीख को होगा, मान लीजिए 4 को काउंटिंग हुई है, वो वही लगभग थोड़ा बहुत जो उतनी चलती रहेगा। चलिए, आज आपकी सरकार का गठन भी हो रहा है और वो देख रहे हैं कि आपको बहुत हाँ बहुत बधाई। सरकार के गठन की तो खुशी सबको है ही और सरकार मजबूती से काम भी करेगी और जनता के हित में भी। ये थे मेरे साथ शिरीष गुप्ता जी, जो रामपुर भाजपा इकाई के मजबूत कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं में हैं। आपने उनके विचार सुने। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए फैज़ान कैमरामैन के साथ मैं आरिफ खान।